पुष्यभूति वंश। ये पुष्यभूति वंश को कुछ लोग वर्धन वंश भी कहते हैं। वर्धन वंश, ये पुष्यभूति वंश 580 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन राजगद्दी पर बैठा और 605 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। पुष्यभूति वंश की स्थापना हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेश्वर में पुष्यभूति ने किया था। लेकिन इस वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन प्रथम प्रभावशाली जो शासक था वह प्रभाकर वर्धन था। और इसके दो पुत्र हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री हुई जिसका नाम था राज्यश्री। और ये हर्षवर्धन है दूसरे पुत्र, और प्रथम पुत्र का नाम है राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन बीमार थे और इनकी बीमारी से आहत होकर के इनकी पत्नी, प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम है यशोमती, इन्होंने संकल्प कर लिया था कि प्रभाकर वर्धन अगर बीमारी से स्वस्थ हो जाते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में हम इनकी चिता के साथ ही जल जाऊंगी, यानी सती हो जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। प्रभाकर वर्धन स्वस्थ नहीं हुए और बीमारी की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गए। और यशोमती ने उनके चिता के साथ ही जल करके सती हो गईं। और यहीं से इतिहास में यहीं से सती प्रथा प्रारंभ होती है। इतिहास में सबसे पहले यशोमती सती हुई थी और यहीं से प्रारंभ हुआ सती प्रथा। आप जानते हैं कि सती प्रथा का अंत ब्रिटिश युग में हुआ था। तो देखिए, पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने थानेश्वर में किया था, जो आजकल हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का एक छोटा सा तहसील है। और प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन हुआ और उसके दो पुत्र हुए, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन, और एक छोटी पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह गृहवर्मन से हुआ। गृहवर्मन से हुआ और ये गृहवर्मन मौखरी वंश का शासक था। इस राज्यश्री से मालवा का राजकुमार देवगुप्त शादी करना चाहता था, विवाह करना चाहता था, परंतु प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह इससे नहीं किया, देवगुप्त से नहीं किया, क्योंकि इसका पिता पराजित हुआ था प्रभाकर वर्धन से और देवगुप्त तथा उसके भाई को गिरवी के रूप में अपने दरबार में रखा था प्रभाकर वर्धन। देखिए, कहानी
इसके बाद हम बताते हैं कि हर्षवर्धन पर विपत्ति का पहाड़ कैसे टूट पड़ता है। और हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में शासक बनता है। 606 ईस्वी में शासक बनता है हर्षवर्धन, और 647 ईस्वी तक शासक रहता है। और 648 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है हर्षवर्धन की। 648 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन बहुत ही प्रतापी शासक हुआ। हर्षवर्धन पूरे उत्तरी भारत को अपने कब्जे में लेकर के, और यहाँ तक कि गौड़ शासक की मृत्यु के बाद, गौड़ का शासक था, बंगाल का शासक था शशांक, उसकी मृत्यु के बाद पूरे बंगाल को भी अपने अधिकार में ले लिया और बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। तो हम स्टार्ट करते हैं राज्यवर्धन से। राज्यवर्धन की हत्या शशांक ने किया। इसके पहले गृहवर्मन की हत्या ये देवगुप्त कर देता है शशांक के साथ मिलकर। शशांक गौड़ बंगाल का शासक था, इससे ये मालवा का जो शासक है देवगुप्त मिल जाता है। मालवा का शासक, मालवा का जो शासक है देवगुप्त, और गौड़ का शासक बंगाल का शासक ये गौड़ का शासक है शशांक। देवगुप्त शशांक के साथ मिलकर के गृहवर्मन की हत्या कर देता है। और जब राज्यवर्धन को इसकी सूचना मिलती है तो राज्यवर्धन ये शशांक पर और देवगुप्त पर आक्रमण कर देता है। लेकिन शशांक जो है मीठी बातें बोल करके इस राज्यवर्धन को अपने राज्य में, अपने दरबार में बुलाता है, लेकिन विश्वासघात करता है राज्यवर्धन के साथ और राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। अब हर्षवर्धन के न पिता रहे, न माता, न भाई, और यहां तक कि राज्यश्री को ये बंधक बना लेता है देवगुप्त, जेल में डाल देता है देवगुप्त राज्यश्री को। इतनी विपत्तियां आने के बाद राज्यश्री सह नहीं पाती हैं, और जब उनको जेल से छुड़ा दिया जाता है तो वह जंगलों में जाकर के चिता सजाकर सती होने का प्रयास करती हैं। लेकिन हर्षवर्धन युद्ध के मैदान को छोड़कर अपनी बहन की खोज में निकलता है और उन्हें ढूंढ निकालता है और अपनी बहन राज्यश्री को मरने से बचा लेता है। और 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में वह शासक बनता है, राजगद्दी पर बैठता है और थानेश्वर तथा कन्नौज को 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर और कन्नौज को अपने कब्जे में लेकर के कन्नौज को नई राजधानी बनाता है यह हर्षवर्धन। और
हर्षवर्धन के ही शासन काल में महाचीन से एक महान चीनी यात्री वेनसांग आते हैं। वेनसांग ये भारत आते हैं बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन और अध्यापन का काम करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का काम करते हैं। देखिए, हर्षवर्धन एक विद्वान और कवि शासक थे, विद्वान थे। इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना किया था। संस्कृत में नाटक ग्रंथों की रचना किया था। इन्होंने नागानंद की रचना किया था। नागानंद ये संस्कृत का एक नाटक है। रत्नावली और प्रियदर्शिका की भी रचना किया था। नागानंद की इन्होंने मंचन किया और वेनसांग तथा अन्य दरबारियों को दिखाया। हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष में अपना सब कुछ दान कर देता था। प्रयागराज में महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था हर्षवर्धन, और इसमें वेनसांग भी शामिल हुए थे। ये चीनी यात्री वेनसांग भी शामिल हुए थे। वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है वह सीयू की, वेनसांग की जो यात्रा वृत्तांत है वह सीयू की के नाम से लिखा गया है। इनके यात्रा वृत्तांत को सीयू की कहा गया है। और वेनसांग की भी जीवनी लिखी गई है, जिसे लिखने का काम किया है वी ली ने। वी ली नामक विद्वान ने वेनसांग की जीवनी को लिखा है। वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा किया था और वेनसांग दक्षिण भारत की भी यात्रा किया था। वेनसांग को भारत में ही 2 बार लूटा गया था, लेकिन तब भी वेनसांग हर्षवर्धन के शासन का बखान करता है और अपने सफरनामा में, यात्रा वृत्तांत में वेनसांग भारत की सामाजिक धार्मिक स्थितियों का, विशेषताओं का वर्णन भी करता है। वेनसांग स्थल मार्ग से भारत आया था और स्थल मार्ग से ही यह अपने देश महाचीन लौट भी गया। वेनसांग कई वर्षों तक भारत में रहा। हर्षवर्धन कन्नौज में विश्व धर्म सम्मेलन या सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया था और इस सर्वधर्म सम्मेलन में अध्यक्ष बनाया था वेनसांग को। इन वेनसांग को हर्षवर्धन ने सर्वधर्म सम्मेलन को इसकी अध्यक्षता वेनसांग को सौंपा था। इससे तत्कालीन जो ब्राह्मण वर्ग था वह हर्षवर्धन से नाराज हो गया और
क्योंकि हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे शिव और सूर्य के उपासक थे, लेकिन ह्वेन के संपर्क में आने के बाद हर्षवर्धन पूर्ण रूप से बौद्ध बन गए, बुद्धिस्ट बन गए। जबकि हर्षवर्धन ने ह्वेन के संपर्क में आकर महायान बौद्ध शाखा को राज्याश्रय दिया था। हर्ष महान शासक था उत्तरी भारत का। उसने बंगाल को भी अपने कब्जे में ले लिया था, परंतु रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से पता चलता है, ऐहोल अभिलेख से पता चलता है, ऐहोल अभिलेख से कि हर्षवर्धन नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हुआ था और पुलकेशिन जो सेकंड हैं, इनसे हर्षवर्धन हार गए थे युद्ध। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वाणभट्ट। वाणभट्ट थे। इन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना किया था। हर्षचरित और कादंबरी भारतीय इतिहास के संबंध में हर्षचरित से, जो बाणभट्ट की हर्षचरित है, बहुत जानकारियां मिलती हैं। लेकिन ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति का ये बताता है, उल्लेख किया गया है इसमें कि पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन युद्ध हार गए थे। हर्ष के शासनकाल में 3 प्रकार के कर लगाए गए थे। हिरण्य एक प्रकार का कर होता था और भूमि कर लगाया गया था। फसल का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था और मथुरा जो थी सूती वस्त्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध नगरी थी। जैसा कि हम जानते हैं, हर्ष की माता, हर्षवर्धन की माता यशोमती सबसे पहले इतिहास में सती प्रथा का सबसे पहले प्रचलन वहीं से होता है। यशोमती ने सबसे पहले अपने पति प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सती हो गई थी और यहीं से प्रारंभ होता है भारत में सती होने की प्रथा। और जैसा कि आप जानते हैं, राजश्री भी सती होने जा रही थी, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे बचा लिया।
ये ह्वेनसांग जो भारत आया था, इसे शाक्य मुनि कहा गया है। इसे शाक्य मुनि कहा गया है, यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। इसने जो पुस्तक लिखी है, जो यात्रा वृतांत लिखा है, इसे सीयूकी कहते हैं। इसे नीति का पंडित भी कहा जाता है। ह्वेनसांग महाचीन से भारत आया था और यहां पर सर्वधर्म सम्मेलन में अध्यक्ष भी बन गया था, जबकि हर्षवर्धन को पूर्ण रूप से बौद्ध बना दिया था। शशांक जो है, जो गौड़ नरेश था, वह शशांक शैव मतावलंबी था और उसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था और उसे गंगा नदी में फेंकवा दिया था। लेकिन हर्ष स्वयं बुद्धिस्ट बन गया और महायान शाखा जो है बौद्ध धर्म की, उसको राज्याश्रय भी दिया था। हर्ष ने मगधराज की भी उपाधि धारण किया था। सम्राट हर्ष जो है, हर्षवर्धन मगधराज की उपाधि धारण किया था। ह्वेनसांग जो है, यह अपने यात्रा वृतांत में हर्षवर्धन को शिलादित्य कहता है। तो हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी और मगधराज की उपाधि धारण किया था। हर्षवर्धन की मृत्यु 648 ईस्वी में हो जाती है। पुष्यभूति वंश जो है, गुप्त वंश के पतन के पश्चात इसकी स्थापना पुष्यभूति ने हरियाणा के अंबाला जिला या कुरुक्षेत्र जिला के थानेश्वर में किया था। आजकल यह थानेश्वर हरियाणा का एक छोटा सा तहसील है। कभी यह वर्धन साम्राज्य या पुष्यभूति वंश का यह कैपिटल हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था। लेकिन हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और हर्षवर्धन पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक ही समय में माता, पिता, भाई, बहनोई सब चले जाते हैं, सबकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अल्प आयु में ही 16 वर्ष की अवस्था में ही यह राजगद्दी पर बैठते हैं और संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने कब्जे में लेकर के एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करते हैं। भले ही चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के किनारे युद्ध होती है और इस युद्ध में वह हार जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही महान शासक हैं। भारत के ऐसे महान शासक जिनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने हर्षचरित लिखा, जबकि हर्षवर्धन भी
विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत में 3 नाटक लिखे थे, जिनका वर्णन मैं इसी वीडियो में पहले कर चुका हूं। तो वीडियो को यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ये मेरा निवेदन है आपसे।